Let's discuss the chronic suppurative otitis media squamosal type in ENT. So, chronic suppurative otitis media की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? तो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया वैसे तो क्या होता है, परमानेंट एबनॉर्मेलिटी होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में अगर कोई भी परमानेंट एबनॉर्मेलिटी होती है तो वो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया कहलाता है। सुपरेटिव मीन्स तो जब वो एक्टिव रहता है और वो जब डिस्चार्ज करता है तब। और म्यूकोसल टाइप का क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया कब होता है? जब परमानेंट एबनॉर्मेलिटी ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के कारण रिपीटेड इन्फेक्शन होता है मिडिल ईयर म्यूकोसा का। तो कोई भी परमानेंट परफोरेशन अगर मिडिल ईयर के रिपीटेड इन्फेक्शन को लीड कर रहा है तो होगा क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया म्यूकोसल। और क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया स्क्वैपोसल टाइप का कब होगा? जब कोई भी परमानेंट एबनॉर्मेलिटी जो होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की उससे स्क्वैमोसल एपिथेलियम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से चला जाता है किसमें? मिडिल ईयर में। और नॉर्मली स्क्वैमोसल एपिथेलियम कहाँ होता है? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में होता है। तो उसका अगर माइग्रेशन हो जाता है मिडिल ईयर में तो वो लीड करता है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया स्क्वैमोसल को। और मिडिल ईयर में नॉर्मली क्या होता है? म्यूकोसल एपिथेलियम होता है। तो अगर वो स्क्वैमोसल एपिथेलियम आ जाता है वहाँ पे मिडिल ईयर में तो वो केराटिन को प्रोड्यूस करता है। और केराटिन प्रोड्यूस होना नॉर्मली सपोज नहीं किया जाता है मिडिल ईयर में, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसलिए मैक्रोफेजेस रिलीज होते हैं मिडिल ईयर में, क्योंकि कुछ एबनॉर्मल आ गया है उनको ये डिटेक्ट होता है इसलिए वो रिलीज होता है। और इसलिए फिर वो ऑस्टियोक्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है स्क्वैमस एपिथेलियम। उससे फिर बोनी इरोशन होता है और फिर वो कहीं पर भी जा सकता है बाहर, मिडिल ईयर के बाहर कहीं भी जा सकता है। स्कल के बेस में जा सकता है, मैस्टॉइड में जा सकता है, सिग्मॉइड, साइनस एक्सेट्रा किसी में भी जा सकता है आसपास के स्ट्रक्चर्स में। तो इन एरियाज़ की अगर एबनॉर्मेलिटी हो जाती है ना तो उससे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो इसलिए इसको अनसेफ क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया भी बोलते हैं। और कैरेटिन का अगर प्रेजेंस है मिडिल ईयर में या फिर जहाँ पर भी वो जा रहा है, मैस्टॉइड एक्सेट्रा जहाँ पे भी जा रहा है, कैरेटिन यानी कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का अगर प्रेजेंस है और जहाँ पे भी वो जा रहा है जहाँ पे वो सपोज नहीं है, नॉर्मली जहाँ पे वो नहीं पाया जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कोलेस्टिएटोमा। मीन्स एबनॉर्मल अगर प्रेजेंस है कैरेटिन का स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का तो वो हम बोलेंगे कोलेस्टिएटोमा। और कैरेटिन वाइट अपीयर होता है, तो कोई भी एरिया में अगर कैरेटिन प्रेजेंट है तो हम उसके वाइटिश अपीयरेंस से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। कैरेटोसिस किस कंडीशन को बोलते हैं? प्रेजेंस ऑफ कैरेटिन जब एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में या एक्सटर्नल ईयर में प्रेजेंट होता है तो उसको हम कैरेटोसिस बोलते हैं। और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है? अगर म्यूकोसल एपिथेलियम वाइल हीलिंग ग्रो करता है अपोजिट टू स्क्वैमोसल एपिथेलियम तो उसको हम कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बोलते हैं। मतलब हील करने के टाइम पे दो लेयर्स ग्रो करते हैं ना, एक तो म्यूकोसल एपिथेलियम होता है और दूसरा होता है वो आउटर मोस्ट लेयर दैट इज एपिथेलियल लेयर। तो वो दोनों अपोजिटली ग्रो करते हैं तो उस चीज़ को हम कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बोलते हैं। और अगर माइग्रेशन को ऑकर होना है मीन्स इस कंडीशन में जो होता है स्क्वैमोसल क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में, तो उसके लिए क्या होता है? स्क्वैमोसल एपिथेलियम का माइग्रेशन कब होता है? जब मार्जिनल परफोरेशन होता है वहाँ पे। मार्जिनल परफोरेशन को होना ज़रूरी है अगर माइग्रेशन होना है तो। मीन्स इस कंडीशन में मार्जिनल परफोरेशन की वजह से ही माइग्रेशन होता है और इसकी वजह से ही क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया स्क्वैमोसल होता है। यानी कि मार्जिनल परफोरेशन क्या हुआ? एनुलस इरोड हो गया है या फिर डिस्ट्रक्शन हो गया है बोन तक डिस्ट्रक्शन पहुंच गया है या बोन एक्सपोजर हो गया है तो हम उसको बोलेंगे मार्जिनल परफोरेशन। अदरवाइज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हो जाता है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मतलब वही म्यूकोसल एपिथेलियम अपोजिट टू स्क्वैमस एपिथेलियम ग्रो कर जाता है तो फिर स्क्वैमस एपिथेलियम को माइग्रेट होने का मौका ही नहीं मिलता है। लेकिन अगर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं है और मार्जिनल परफोरेशन है तब वो माइग्रेट कर जाएगा। द म्यूकोसल लेयर एब्सेंट होता है कुछ एरियाज में इन केस ऑफ मार्जिनल परफोरेशन, इसलिए माइग्रेशन हो जाता है स्क्वैमस एपिथेलियम का क्योंकि कोई कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं आता है म्यूकोसल लेयर से। और ये माइग्रेट करता है ना एक पीरियड ऑफ ईयर्स में, बहुत स्लोली माइग्रेट करता है। मोस्टली पेशेंट्स आते हैं जब कॉम्प्लिकेशन का स्टेज आ गया रहता है या फिर वो मेस्टॉइड तक पहुंच गया रहता है जो स्क्वैमस एपिथेलियम है वो। और इसलिए कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होती, डिस्चार्ज की ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होती है। इस कंडीशन में ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होगा लेकिन वो फाउल स्मेलिंग होता है।
क्योंकि ऑस्टाइटिस हो गया रहता है, बोनी इरोजन हो गया रहता है, इसलिए फाउल स्मेलिंग होता है। डिस्चार्ज स्कैंटी होता है, बहुत कम डिस्चार्ज होता है, पेशेंट नोटिस भी नहीं करते, इतना कम डिस्चार्ज होता है। वो आते हैं जब आउटसाइड ऑसिकल्स में डिस्ट्रॉय हो जाती है और हियरिंग अफेक्टेड होती है। उनकी मेन कंप्लेंट हियरिंग की होती है कि हियरिंग लॉस हो गया है मेरा, और डिस्चार्ज वगैरह की ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं रहती है। नाउ हैबरमैन थ्योरी ऑफ माइग्रेशन क्या है? जब भी मार्जिनल परफोरेशन होता है तो माइग्रेशन हो जाता है स्क्वैमस एपिथेलियम का एक्सटर्नल से मिडिल ईयर में। ये हैबरमैन थ्योरी ऑफ माइग्रेशन के अकॉर्डिंग है। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि एक हार्बर से दूसरे हार्बर में जा रहा है स्क्वैमस एपिथेलियम, तो इस थ्योरी का नाम है हैबरमैन थ्योरी ऑफ माइग्रेशन। देन मार्जिनल परफोरेशन के कॉजेज क्या होते हैं? एक्यूट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। सेंट्रल परफोरेशन के कॉजेज क्या होते हैं? एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होता है और ट्रॉमेटिक परफोरेशन की वजह से होता है सेंट्रल परफोरेशन। लेकिन मार्जिनल परफोरेशन नेक्रोटाइजिंग वाले की वजह से होगा, क्योंकि नेक्रोज हो रहा है ना, उसमें बोन भी इरोड हो रही है। ना रूट्स ऑफ कोलेस्टियोटोमा कौन सा होता है? रूट्स ऑफ कोलेस्टियोटोमा मीन्स वही स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम दूसरी जगह पर कैसे जा सकता है, केराटिन और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो प्राइमरी कोलेस्टियोटोमा का अलग रूट होता है, सेकेंडरी कोलेस्टियोटोमा का अलग होता है। प्राइमरी कोलेस्टियोटोमा किससे जाता है? रिट्रैक्शन पॉकेट से जाता है, जबकि सेकेंडरी कोलेस्टियोटोमा मार्जिनल परफोरेशन से जाता है मोस्टली। देन विटमैक थ्योरी है एक। विटमैक थ्योरी को कैसे हम रिमेंबर कर सकते हैं? रिट्रैक्ट करके रिमेंबर कर सकते हैं। इसमें क्या कहते हैं ये कि प्राइमरी कोलेस्टियोटोमा में क्या होता है कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम मिडिल ईयर में जाता है, नॉट फॉलोइंग द परफोरेशन बट थ्रू रिट्रैक्शन पॉकेट। परफोरेशन को फॉलो करते हुए नहीं जाता है, बल्कि रिट्रैक्शन पॉकेट से जाता है। तो परमानेंट रिट्रैक्शन जब हो जाता है पास फ्लैसिडा का, पास फ्लैसिडा मोस्ट कॉमन साइट होती है परमानेंट रिट्रैक्शन की, तो जब उसका परमानेंट रिट्रैक्शन हो जाता है तो वो प्राइमरी कोलेस्टियोटोमा हो जाता है। मान लो पास फ्लैसिडा में परमानेंट रिट्रैक्शन हुआ, वहाँ पे एक पॉकेट बना और वहाँ से फिर कोलेस्टियोटोमा या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम चला जा रहा है मिडिल ईयर में, तो हम उसको बोलेंगे प्राइमरी कोलेस्टियोटोमा अकॉर्डिंग टू विटमैक थ्योरी। नाउ टॉस क्लासिफिकेशन क्या होता है? इसमें 4 स्टेजेस होते हैं, ये हमने पहले भी देखा था। तो रिट्रैक्टेड पहले में नॉर्मली रिट्रैक्टेड होती है टिम्बैनिक मेम्ब्रेन, सेकेंड में अटैच होती है मैलियस नेक्स से और कंप्लीट पॉकेट दिखता है, थर्ड में बिहाइंड स्कूटम चली जाती है और फोर्थ में डेफिनेट इरोजन होता है। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में केराटिन ईजिली बाहर आ जाता है क्योंकि पूरा दिख रहा होता है रिट्रैक्शन पॉकेट। लेकिन थर्ड स्टेज में क्या होता है कि केराटिन कलेक्ट होता है और बाहर से नहीं दिखता है, और मैक्रोफेजेस वहाँ पे अंदर में रिलीज़ हो रहे होते हैं, और जिसकी वजह से ऑस्टियोक्लास्ट में वो कन्वर्ट हो रहा होता है, और उसकी वजह से फिर स्कूटम का इरोजन हो रहा होता है क्योंकि स्टेरिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम को वो ईट अप कर रहे होते हैं। और इसलिए अगर ज़्यादातर रिट्रैक्शन पैकेट नहीं दिख रहा है ना, तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इरोजन स्टार्ट हो गया है स्कूटम का। तो थर्ड स्टेज में मोस्टली इरोजन ऑफ स्कूटम स्टार्ट हो गया रहता है। देन फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि डेफिनेट इरोजन हो जाता है एटिक वॉल का, यानी कि स्कूटम का। जब वो इरोड करता है तो म्यूकोसल एपिथेलियम जाता है स्क्वैमस, मतलब चला जाता है, वो म्यूकोसल एपिथेलियम नहीं बचा रहता है, और स्क्वैमस एपिथेलियम को वे मिल जाता है अंदर जाने के लिए, इसलिए वो माइग्रेट कर जाता है। ज़्यादातर रिट्रैक्शन पॉकेट इसमें नहीं दिखता है, फोर्थ स्टेज में बिल्कुल थोड़ा सा दिख रहा होता है। कोई भी रिट्रैक्शन पॉकेट या ग्रैनुलेशन पास फ्लैसिडा में ना इसलिए अनसेफ कंसिडर किया जाता है अगर वो पूरा नहीं दिख रहा है तो, क्योंकि अंदर में वो ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा है जबकि बाहर से वो नॉर्मल दिख रहा है, क्योंकि वो अपर मोस्ट मिडिल ईयर में चला जाता है कैविटी में, मिडिल ईयर की कैविटी की अपर मोस्ट पार्ट में, और स्कूटम को इरोड कर दिया रहता है, इसलिए अनसेफ कहते हैं उसे। कोलेस्टियोटोमा ना वाइटिश दिखता है क्योंकि इसमें केराटिन होता है और डर्टी दिखता है। एक्टिव कोलेस्टियोटोमा ऑलरेडी फॉर्म हो जाए रहता है ना, उसको हम बोलते हैं एक्टिव कोलेस्टियोटोमा। और इनएक्टिव किसको बोलते हैं? कोई कोलेस्टियोटोमा नहीं होता है, अल्दो इन स्टेज ऑफ फॉर्मेशन के स्टेज में होता है, वो कोलेस्टियोटोमा ऑलरेडी नहीं दिख रहा होता है। तो रिट्रैक्शन पॉकेट छोटा सा रहता है उस टाइम पे और पूरा दिखता है अप टिल इनर ईयर तक हमको पूरा सीन दिख रहा होता है अगर हम एंडोस्कोप वगैरह से देखेंगे तो। ये क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन रूट किसका होता है? प्राइमरी कोलेस्टियोटोमा का मोस्ट कॉमन रूट क्या होता है?
रिट्रैक्शन पॉकेट होता है। रिट्रैक्शन पॉकेट से ही होता है, हमने अभी देखा। मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है प्राइमरी कोलेस्टियोटोमा की? पास्ट फ्लैसिडा से होगी। और अगर चॉइस में पास्ट फ्लैसिडा नहीं दिया है क्वेश्चन के, तो फिर आंसर होगा एटिक या शार्पनर्स मेम्ब्रेन, क्योंकि उसका दूसरा नाम वही होता है पास्ट फ्लैसिडा का, या फिर प्रोसेक्स स्पेस, क्योंकि मैलियस के जस्ट साइड में एक स्पेस होता है जहाँ से वो एंटर कर सकता है। देन रिट्रैक्शन पॉकेट आता कैसे है? देखो यहाँ पे मोस्ट कॉमन साइट प्राइमरी कोलेस्टियोटोमा की पास्ट फ्लैसिडा की होगी, क्योंकि हाइडिंग और कलेक्शन ऑफ केराटिन की अपॉर्चुनिटी रहती है वहाँ उसके पास फ्लैसिडा के पीछे में, और फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी होता जाता है, इसलिए मोस्ट कॉमन साइट होती है पास्ट फ्लैसिडा। अब रिट्रैक्शन पॉकेट किसकी वजह से आता है? ये सेलस ओटाइटिस मीडिया की वजह से आता है विथ इफ्यूजन, जो कि बहुत ही कॉमन होता है। ये कंडीशन बहुत कॉमन होती है ना, क्योंकि यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉकेज हो जाता है इस कंडीशन में, जिससे कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्शन होता है, और इसीलिए ये फिर रिट्रैक्शन पॉकेट फॉर्म करता है। यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉकेज हो गया है तो फिर ड्रेनेज नहीं होगा मिडिल ईयर का, तो वहाँ पे फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का रिट्रैक्शन भी होता है इसमें। इसलिए मोस्ट कॉमन रूट जो है स्क्वैमसल CSOM का, वो रिट्रैक्शन पॉकेट है। SOM की वजह से मोस्ट कॉमन कंडीशन हो गई और मोस्ट कॉमन रूट हो गया रिट्रैक्शन पॉकेट। इसको एटिको एंट्रल भी बोलते हैं ना इस CSOM को, क्योंकि प्राइमरी कोलेस्टियोटोमा एटिक से एंट्रम की तरफ जाता है, पीछे जो एंट्रम होता है उसमें मेस्टोइड एंट्रम, और एटिक यहाँ पे होता है सामने जहाँ से वो एंटर करता है। देन लेवेंसल क्राइटेरिया एक बनाया गया है, उसमें क्या है देखते हैं। पास्ट टेंसा पास्ट फ्लैसिडा परफेक्ट होते हैं इन केस ऑफ कॉन्जेनाइटल कोलेस्टियोटोमा। अगर कॉन्जेनाइटल कोलेस्टियोटोमा है तो पास्ट टेंसा पास्ट फ्लैसिडा एकदम परफेक्ट रहेंगे। कोलेस्टियोटोमा दो पार्ट्स में इसके अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं। मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड होता है और दूसरा है कॉन्जेनाइटल टाइप। तो कॉन्जेनाइटल टाइप एंटीरियर पार्ट में होता है ना, उससे हम उसे पहचान सकते हैं, और कुछ सेल्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं, जो प्रेजेंट रहते हैं जिसको कन्वर्ट होना चाहिए म्यूकोसल एपिथेलियम में, पर वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्क्वैमोसल एपिथेलियम में, स्क्वैमस एपिथेलियम में। तो इस कंडीशन को हम कॉन्जेनाइटल कोलेस्टियोटोमा बोलते हैं। तो इसमें कोई परमानेंट एबनॉर्मेलिटी नहीं होती टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में या पास्ट टेंसा में और पास्ट फ्लैसिडा में, तो इसलिए सारी चीज़ें नॉर्मल दिख रही होती है। पास्ट फ्लैसिडा पास्ट टेंसा सब कुछ नॉर्मल होता है कॉन्जेनाइटल कोलेस्टियोटोमा के केस में। और एक्वायर्ड के केस में प्राइमरी या सेकेंडरी कोलेस्टियोटोमा हो सकता है। प्राइमरी वाला ज़्यादा कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन होता है। पास्ट फ्लैसिडा में या प्रोसेक्स स्पेस में होता है इन पोस्टेरो सुपीरियर पार्ट, सेकेंडरी वाला होता है। तो ये दोनों टाइप्स के कोलेस्टियोटोमा होता है। लेवेंसल क्राइटेरिया और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।